ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जनसंख्या के बारे में, जिसका टॉपिक था प्रवास एवं मानव विकास। पिछली क्लास में हमने स्थानांतरण के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण और अब पढ़ेंगे अंतर्देशीय स्थानांतरण। जैसे इनके शब्दों से पता चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देशों में प्रवास, अंतर्देशीय एक ही देश के अलग अलग राज्यों या पुराने समय में राज्यों को जनपद भी कहा जाता था। तो अंतर्देशीय स्थानांतरण एक ही देश के अलग अलग राज्यों में स्थानांतरण। तो देखिए अंतर्देशीय स्थानांतरण क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे भारत के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारा देश बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। पहला आपको पता है चीन है और दूसरा भारत है। भारत क्षेत्रफल में भी बहुत ही विशाल आकार वाला देश है। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। भारत में बहुत ज्यादा राज्य हैं, तो सभी राज्य विकसित नहीं है, कोई बहुत ज्यादा विकसित है और कोई बहुत ही कम विकसित राज्य है। तो अंतर्देशीय स्थानांतरण में क्या होता है कि जो भी कम विकसित वाले राज्य हैं, वहां पर जो व्यक्ति हैं जिनके पास आय के स्रोत हैं, जो शिक्षित हैं, काम करना चाहते हैं, रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि ये अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जहां पर इनको सुविधाएं प्राप्त होती है, चाहे वह रोजगार की सुविधा हो, चाहे वह उच्च शिक्षा की सुविधा हो, चाहे वहां का सामाजिक स्ट्रक्चर मजबूत हो, राजनीतिक स्ट्रक्चर मजबूत हो, तो ये अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर वहां के प्रवासी बन जाते हैं, वहां पर रहने लग जाते हैं। तो यही है अंतर्देशीय स्थानांतरण। इसमें पहला है अंतर्देशीय स्थानांतरण में अंतरराज्य प्रवास, अंतरराज्य प्रवास। दूसरा है स्थानीय प्रवास। अभी मैंने बता दिया अंतरराज्य प्रवास अपने ही राज्य में जो जिले, अपने ही राज्य में जो जिले उच्च विकसित है, या अपने देश में जो राज्य उच्च विकसित है, वहां पर व्यक्ति जाकर वहां का स्थायी निवासी बन जाता है। तो यह अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। दूसरा स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास में सर्वाधिक प्रवास महिलाओं का होता है, महिलाओं का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। सबसे कम दूरी का जो स्थानांतरण होता है वह महिलाओं का होता है। महिलाओं का इसलिए होता है क्योंकि उनको शादी के बाद अपने ससुराल जाना होता है, तो जैसे 100 किलोमीटर 20-50, तो सबसे कम दूरी का स्थानांतरण या प्रवास महिलाओं का होता है। स्थानीय प्रवास के कई चरण होते हैं, जैसे ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण से ग्रामीण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर वहां का प्रवासी या वहां पर रहने लग जाता है, अपने गांव को छोड़कर अन्यत्र रहने लग जाता है।
दूसरा होता है ग्रामीण से शहरी, अधिकतर यही होता है। गांव से व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए जो नगरों की सुख सुविधाएं हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। तो इस कारण से भी ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जो प्रवास होता है वह ग्रामीण से शहरी प्रवास होता है, वह स्थानीय प्रवास के अंतर्गत आता है। तीसरा है शहरी से शहरी, शहरी से शहरी। एक व्यक्ति अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर वहां का निवासी बन जाता है तो वह प्रवास होता है शहरी से शहरी। एक प्रवास और होता है शहरी से ग्रामीण, शहरी से ग्रामीण। ये एक प्रतिधारा होती है। अभी ग्रामीण से शहरी पढ़ रहे थे, यहां से क्या होता है, उल्टा होता है काम। शहर से व्यक्ति ग्रामीण की ओर प्रवेश करने लग जाता है। शहरों का जो भीड़ भाड़ वाला माहौल, वहां पर जो गंदगी का स्तर, वहां पर जो असामाजिक प्रकृति के काम होते हैं, उनसे परेशान होकर क्या होता है कि व्यक्ति शहर से ग्रामीण की ओर भी प्रवास करना लग जाता है। शहर को छोड़कर गांव में रहने लग जाता है तो वह शहरी से ग्रामीण प्रवास हो जाता है। तो ये दो हो गए स्थानांतरण के प्रकार। अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में हमने पढ़ लिया और अंतरदेशीय में भी देखा। अंतरराज्यीय प्रवास एक राज्यों के या एक देश के अलग अलग राज्यों या एक राज्य के अलग अलग जिलों के मध्य। स्थानीय प्रवास में जो अपने क्षेत्र में जो प्रवास होता है, गांव से गांव की तरफ, शहर से शहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ और शहर से गांव की तरफ, उस प्रवास के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे प्रवास के परिणाम कि ये जो प्रवास करते हैं इसके कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ खराब परिणाम भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला है जनसंख्या प्रवास के परिणाम। जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना। प्रवास का परिणाम जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना। गांवों से हम शहरों की तरफ जाते हैं तो गांवों में तो क्या जनसंख्या हो जाती है कम। गांव में जनसंख्या क्या हो जाएगी कम, और शहर में ज्यादा। शहर में जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी और गांव में जनसंख्या कम हो जाएगी। तो शहर के जो संसाधन है वहां पर जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है, जनसंख्या का आधिक्य हो जाता है, जीवन स्तर निम्न होने लगता है। जबकि गांव में जनसंख्या बहुत ही कम हो जाती है, वहां पर जो वहां के जो संसाधन है उनका पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। तो इसमें जनसंख्या का संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो पहला ये कारण है कि प्रवास के कारण जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है संस्कृति का प्रसार। व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, अपना खान पान, संस्कृति का प्रसार, रहन सहन, खान पान,
वेशभूषा, धर्म। व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है तो वहां पर उसकी संस्कृति का प्रसार होता है, उसका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वेशभूषा कैसी है, कौन से धर्म को मानता है, तो इसका प्रचार भी वह जानता है। तो अपने साथ ये सारे तत्व अपने साथ ले जाता है और वहां पर इनका प्रचार होता है। तो संस्कृति का भी प्रवास के कारण प्रसार होता है। इसके बाद है जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना, जैसे जनसंख्या दबाव। अभी हम पढ़ चुके हैं, उससे मिलता जुलता टॉपिक है दबाव, जनसंख्या दबाव। तो गांव से शहरों की तरफ जाएंगे तो जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है, तो वहां पर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निम्नतर जीवन स्तर, संसाधनों पर विपरीत प्रभाव, निम्नतर जीवन स्तर, ऐसी कई समस्याएं प्रवास के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ व्यक्ति कहीं पर भी प्रवास अपना स्थान छोड़कर कहीं पर जाता है तो अपने साथ अपना तकनीकी ज्ञान, अपना तकनीकी ज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के द्वारा वहां पर जो परिस्थितियां है उनमें सुधार करता है। यही कारण है कि जो उत्तरी अमेरिका में, जैसे अमेरिका का इतना विकसित होना, ऑस्ट्रेलिया का विकसित देशों की श्रेणी में आना, ये तकनीकी ज्ञान, व्यापार के कारण ही संभव हो पाया है। अब हम पढ़ेंगे मानव विकास। मानव विकास, मानव विकास क्या है? पृथ्वी पर मनुष्य का आयु लगभग 10 लाख से लेकर 20 लाख वर्षों का समय हुआ है। मतलब मनुष्य को 10 से 20 लाख वर्ष हुए हैं इस पृथ्वी पर आए हुए। प्रारंभ में क्या था? मनुष्य बर्बर था, असभ्य था, जंगली था, जंगलों में रहता था, कंदमूल मांस खाकर ही अपना गुजारा करता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विस्तार हुआ तो उसने अपने आप को बदला। जंगल को छोड़कर उसने जैसे नवपाषाण काल में स्थायी आवास बनाए, स्थायी रूप से रहने लगा, मकान बनाकर खेती करने लगा, पशुओं को पालने लगा, पशुपालन करने लगा। धीरे धीरे व्यक्ति आज इतना बुद्धिमान हो गया है कि उसने विकास के उच्चतम स्तर को छू लिया है। मानव विकास क्या है? यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी ने मानव विकास के कुछ पैमाने तय किए हैं। देखो कौन कौन से हैं। यूएनडीपी ने मानव विकास के कुछ पैमाने तय किए हैं। 3 है शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास के ये 3 पैमाने तय किए हैं यूएनडीपी ने। मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की महमूद उल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में मानव विकास की संकल्पना दी। महमूद उल हक ने महबूब उल हक और अमर्त्य सेन इन्होंने मानव विकास की संकल्पना दी 1990 में। उसमें यूएनडीपी ने एक प्रतिवेदन दिया जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक जिनकी पहुंच है वहां पर मानव विकास क्या है, उच्च है, और जहां पर इन तीनों तत्वों की कमी है वहां पर मानव विकास क्या है, निम्न श्रेणी का है। में मानव विकास सूचकांक दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एच। 1990 में मानव विकास सूचकांक दिया जिसमें पैमाने थे कि लोगों तक शिक्षा का स्तर क्या है, लोगों तक स्वास्थ्य का स्तर क्या है, और संसाधनों तक लोगों की कितनी पहुंच है। जो संसाधन है हमारे प्रकृति में हमारे पास, वहां तक लोगों की कितनी पहुंच है। जहां पर यह आंकड़ा अच्छा है तो उन देशों का मानव विकास उच्च श्रेणी का है, और जिनमें इनकी कमी है वह मानव विकास के भी निम्नतर स्तर पर है। कहने का यह मतलब है कि जो मानव विकास सूचकांक दिया गया है उस सूचकांक के आधार पर तो ये 3 ही है। जैसे जहां पर 100% शिक्षा है, सभी लोग शिक्षित हैं, तो वहां पर मानव विकास उच्च है, सभी शिक्षित है। शिक्षा से व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, अच्छे रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। तो जहां पर शिक्षा है वहां पर मानव विकास उच्च होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ जहां पर स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है तो वहां पर भी मानव विकास अच्छा होता है, उच्चतम श्रेणी का होता है। उसके साथ साथ जो संसाधन है, जो संसाधन प्रकृति में व्याप्त है, क्या हर व्यक्ति की उन संसाधनों तक पहुंच है। अगर हर व्यक्ति की उन संसाधनों तक पहुंचे तो वहां का मानव विकास उच्च श्रेणी का होगा। 1990 में मानव विकास सूचकांक दिया। इस मानव विकास सूचकांक की मुख्य विशेषता यह है कि इसका मापन, मानव विकास सूचकांक का जो मापन है वह 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। मानव विकास सूचकांक का मापन 0 से 1 के मध्य होता है। उच्चतम विकास अधिकतम 1 हो सकता है और निम्नतम 0 से शुरुआत होती है। जो जिन
देशों का मानव विकास सूचकांक उच्च होता है तो वो 1 के नजदीक होते हैं, और जिनका निम्न होता है वो 0 के नजदीक होते हैं। कहने का मतलब है मानव विकास सूचकांक 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। अब जो 2013 की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसके अनुसार आंकड़े दिए गए हैं 2013 186 देशों में, 186 देशों में जो मानव विकास की जो रिपोर्ट आई है उसमें हमारे देश का स्थान है 138वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। 2013 की जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 138वां है। अब 2013 की इस रिपोर्ट के आधार पर मानव विकास सूचकांक के 3 स्तर बनाए गए हैं। देखो कौन कौन से। पहला है उच्च मानव विकास, पहला है उच्च मानव विकास, उच्च मानव विकास। अभी मैंने बताया था इसमें 0 से लेकर 1 तक का मान होता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो उच्च मानव विकास में वे देश आएंगे जिनका मान 0.71 से अधिक होगा। जिन देशों का मान 0.71 से अधिक होगा, इसका पैमाना वही है शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और संसाधनों तक आम लोगों की कितनी पहुंच है। ये जो 3 तत्व जहां पर ये मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का आधार है, अगर ये सही है तो वहां पर उच्च मानव विकास होगा। देखो उच्च मानव विकास वाले कौन कौन से देश हैं, इसमें 94 देश आते हैं। उच्च मानव विकास में 94 देशों को शामिल किया गया है, मतलब 94 ऐसे देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 से अधिक है। 94 देश जिनमें है नॉर्वे, यूएसए, नॉर्वे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, उसके साथ साथ जर्मनी, जापान, इजराइल, जर्मनी, जापान, इजराइल आदि देश का मानव विकास उच्च श्रेणी का है, तो इनको उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है मध्यम मानव विकास, मध्यम मानव विकास, इसमें मान का पैमाना है 0.5 से 0.70 तक। मध्यम मानव विकास का पैमाना है 0.5 से 0.70 या 0.7 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इन मान के मध्य जो देश है वह मध्यम मानव विकास देशों की श्रेणी में आते हैं। इनमें देखो कौन कौन से हैं, 47 देश इसमें आते हैं, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, चीन, भारत, मंगोलिया, फिलीपींस आदि देश मध्यम मानव विकास वाले देशों में आते हैं, जिनमें विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश मध्यम मानव विकास की श्रेणी
उसका कारण यही है कि इसके पैमाने क्या थे? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण 100% शिक्षा भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इतनी ज्यादा मात्रा में विकास करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। उसके साथ साथ जनसंख्या अधिक है तो वहां पर संसाधनों तक सभी व्यक्तियों का सभी संसाधनों तक पहुंच नहीं है। यही कारण है कि चीन और भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश इन 3 पैमानों के कारण मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। इसमें 47 देशों को शामिल किया गया है। तीसरा है निम्न मानव विकास। निम्न मानव विकास 0.5 से कम। ये निम्न मानव विकास वाले देश हैं। इनमें देखो 45 देशों को शामिल किया गया है। निम्न मानव विकास में 45 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार। अधिकतर ये देश अफ्रीका महाद्वीप के ही हैं। कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथियोपिया, रवांडा, सूडान, इथियोपिया। ये देश क्या है? अभी भी विकास के प्रारंभिक स्तर पर ही है। इसलिए इन देशों में ना शिक्षा का स्तर उच्च है, ना स्वास्थ्य का स्तर उच्च है और ना ही व्यक्तियों का संसाधनों तक पहुंच है। इसलिए ये देश मानव विकास के भी निम्नतर स्तर पर ही है। अब बात करें भारत की, तो भारत मानव विकास सूचकांक में 2013 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक है 138वां, जो बहुत ही कम है। मध्यम श्रेणी में आता है भारत, और मानव विकास बहुत ही कम है, मध्यम श्रेणी में है। 138वां स्थान है। एग्जाम के हिसाब से अगर पूछ लेते हैं कि भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आपकी बुक में 2013 के आंकड़े दे रखे हैं। तो 2013 के आंकड़े अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में 138वां स्थान है। भारत की बात करें, भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आता है, मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। भारत में जो उच्च मानव विकास है उसमें सीधी सी बात है केरल पहले स्थान पर है। केरल में साक्षरता बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार बहुत ज्यादा है और संसाधन तक व्यक्तियों की पहुंच भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मानव विकास के दृष्टिकोण से केरल भारत में उच्च मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। जबकि जैसे उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, इन देशों में क्या है? मानव विकास सूचकांक निम्न श्रेणी का है। उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़, यहां पर मानव विकास निम्न श्रेणी का है। ना शिक्षा का स्तर सही है, ना स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सही है और ना आम आदमी तक सभी संसाधनों
तो हमने पढ़ा मानव विकास 1990 में महबूब उलट और अमर्त्य सेन ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। उसमें 3 जो तत्व थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक व्यक्तियों की पहुंच, इसको आधार मानकर एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया गया, जिसमें 3 भागों में इसको बांटा गया। उच्च श्रेणी के मानव सूचकांक वाले देश, उच्च श्रेणी के मानव विकास वाले देश, या दूसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश, और तीसरा है निम्न मानव विकास वाले देश। उच्च मानव विकास में 0.71 से अधिक जिनको अंक मिले हैं उन देशों को शामिल किया गया, जैसे नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। मध्यम श्रेणी में दुनिया के 2 बड़े देश भारत और चीन शामिल है। पैमाना है 0.5 से 0.7 तक मध्यम मानव विकास में। तीसरा है निम्न मानव विकास, 0.5 से जो नीचे जो भी देश हैं उनको शामिल किया गया है। उनमें देखो आप, अधिकतर अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, सूडान है, कांगो है, इथोपिया दक्षिण अमेरिका में उच्च प्रदेश है। तो जो निम्न मानव विकास वाले देश हैं उनमें अधिकतर देश अफ्रीका महाद्वीप के ही हैं, सूडान हो, कांगो हो, उसके साथ साथ रवांडा हो, अफगानिस्तान एशिया का, गिनी है, नाइजर है, नेपाल एशिया का, और जाम्बिया, इन देशों को शामिल किया गया है। तो यह आपका 5वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जनसंख्या के बारे में जो प्रवास और मानव विकास हमने पढ़ा। प्रवास क्या है? अपना स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास के बारे में पढ़ा और मानव विकास के बारे में पढ़ा। ये इसी के साथ आज का जो पाठ है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।